नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका ग्रोथ माउंट यूपीएससी के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अध्ययन हेतु एक समर्पित श्रृंखला में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज 8वें उपाख्यान में हमें 8वां चैप्टर खंड 1 का देखना है, उसके बारे में चर्चा करनी है, जो कि इनोवेशन के ऊपर आधारित है। इनोवेशन यानी नवीनता। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे वृद्धि होती गई, जैसे उसमें विकास होता गया, वैसे इनोवेशन की जो महत्वता है वो बढ़ती गई। इनोवेशन का महत्व हमारे जीवन में अधिक गुना बढ़ गया। हमारे अर्थतंत्र के लिए भी ये महत्वपूर्ण साबित होने लगा। देखेंगे पूरी चर्चा, भारत की स्थिति क्या है, साथ ही में इनोवेशन कैसे विकास, आर्थिक वृद्धि के लिए बहुत ही लाभदायी है, लाभकारक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। कवर सेम है, मात्र और मात्र यहाँ डिटेल भिन्न है। लेक्चर 8 हो गया है, वॉल्यूम 1 ही है। कुल 10 लेक्चर है इस वॉल्यूम 1 में। जैसे आपको मालूम है कि यह महत्वपूर्ण दस्तावेज 2 खंडों में सार्वजनिक किया जाता है। पहला खंड नीति निर्माण की बात करता है, सरकारी नीति कैसी रही, उसका लेखा जोखा, उसका जो हिसाब है यानी कि मूल्यांकन है वो यहाँ किया जाता है। और दूसरे भाग में क्षेत्रवार तथ्यात्मक माहितियाँ दी जाती है। मगर यहाँ हमने अधिकांश जो लेक्चर है इस खंड के वो खत्म कर ली है, उसके ऊपर चर्चा हमने कर ली है, जिनमें नीति निर्माण की बातें हुई थी। अब धीरे धीरे यह पूरा जो फोकस है, पूरा जो स्विफ्ट है, वो तथ्यात्मक माहिती की ओर जा रहा है। आज का लेक्चर भी तथ्यात्मक ज़्यादा है, ना कि नीति निर्माणकारी है। मगर यहाँ अलग अलग जो परिदृश्य है भारत के संदर्भ में, जो भारत का जो स्टैंड है, भारत का जो रैंक है, उसे यहाँ ग्राफ की मदद से समझाने का प्रयास किया है, आंकड़ों की मदद से समझाने का प्रयास किया है। तो देखेंगे यह पूरी चर्चा में। इसका टाइटल आपको याद रहना चाहिए, इनोवेशन ट्रेंडिंग बट नीड्स थ्रस्ट स्पेशली फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। यानी कि इनोवेशन के मामले में भारत बहुत ही कम गति से आगे तो ज़रूर बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए, मगर उसमें अभी भी एक पुश की ज़रूरत है, एक गति की ज़रूरत है, और वो विशेष रूप से निजी क्षेत्र से, प्राइवेट सेक्टर से। वर्तमान जो यहाँ परिस्थिति है वो ये है कि इनोवेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो रिसोर्सेज लगे हैं वे अधिकांश गवर्नमेंट है, सरकारी है। प्राइवेट सेक्टर बिजनेस जो लॉबी है हमारी, उनके द्वारा यहाँ कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सक्लूसिवली नहीं होता भारत में, जो एक भारत के लिए बहुत ही हानिकारक है, साथ ही में भारत की वृद्धि को बाधित करता है। तो यहाँ इस चैप्टर में समझने का प्रयास किया है कि कैसे हमारा जो इनोवेशन मॉडल है वो वर्क करना चाहिए और उसके फ्रूटफुल रिजल्ट हमें कैसे मिल सकता है। तो शुरू करेंगे यह पूरी चर्चा, मगर उससे पहले कवर पेज अगर देखें तो हमें वॉल्यूम 1 का जो 8th चैप्टर है, जो कि इनोवेशन ट्रेंडिंग बट नीड्स थ्रस्ट की बात करता है, स्पेशली फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, उसको देखना है। काफ़ी सारे उसमें सब टॉपिक्स है, मगर हम लोग यहाँ एक ओवरव्यू लेंगे इस पूरे चैप्टर के बारे में, इसका सार समझेंगे, निष्कर्ष देखेंगे, और जो महत्वपूर्ण तथ्यात्मक माहिती है, जो ग्राफ है, जो आंकड़े हैं, जो कि हमारे लिए थोड़े ज़रूरी है, उनको यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। वरना जो व्यक्ति का ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हो, उसके लिए ये दस्तावेज जो है वो बहुत ही अहम बन जाता है। उनको बारीकी से यह पढ़ना होता है, बारीकी से, यह सूक्ष्म रूप से इसका अध्ययन करना होता है। मगर यहाँ हम लोग सनदी सेवा में, जनरल स्टडीज़ में हम लोग यह इकोनॉमिक सर्वे को देखने का प्रयास करते हैं। इसलिए ओवरव्यू में बात करते हैं, एक जनरलाइज्ड एक ओपिनियन लेते हैं यह पूरे दस्तावेज का, पूरे चैप्टर का, और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करेंगे। देखिए, यह इसका इंट्रोडक्टरी पेज है चैप्टर 8 का, जिसके ऊपर एक वर्स लिखा हुआ है तिरुकुरल का, चैप्टर 49 वर्स 489। इफ a rare opportunity occurs while it lasts, let a man do it which is rarely to be accomplished but for such an opportunity। तो यहाँ बहुत ही अच्छे कोट्स है, यह पूरे चैप्टर की शुरुआत की गई है। साथ ही में यहाँ इनोवेशन को एक विशेष महत्व की चीज़ बताया गया है और कहा गया है कि भले ही हमें काफ़ी बरसों तक इनोवेशन में इन्वेस्ट करना पड़े उसे नर्चर करने के लिए, मगर एक बार वो नर्चर हो गया, एक बार हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया, और जब उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स बाहर आना शुरू हो गए, तो वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो है वे रेयर होंगे, वे बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट इनोवेशन के क्षेत्र में ये मुद्दा जो है वो केंद्र में रख कर यह पूरा चैप्टर निर्मित है। चीज़ों को समझेंगे आगे। इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए यहाँ 5 मुद्दे मैंने आपके सामने रखे हैं। यह 5 मुद्दों में यह पूरा चैप्टर समाहित है। सबसे प्रथम मुद्दा, व्हाई इनोवेशन इज
नेसेसरी, वाई इनोवेशन इज मैंडेटरी फॉर ग्रोथ। वृद्धि के लिए नवीनता कैसे जरूरी है, कैसे मददरूप है। हाउ डज इंडिया परफॉर्म ऑन इनोवेशन, यानी कि भारत का जो रुख है, भारत का जो रैंक है, या भारत की स्टेटस कह लीजिए इनोवेशन के मामले में, वो क्या है, वो यहाँ दूसरे चरण में समझेंगे। तीसरे चरण में इंडियाज रैंकिंग अमंग वेरियस पिलर्स। ठीक है, विश्व में आज कौन सा देश इनोवेशन में किस कगार पर है, कितना आगे है, कितना पीछे है, वो समझने के लिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स नामक एक मैकेनिज्म प्रवर्तमान है, वर्तमान विश्व में, वर्तमान जगत में। तो उसमें जो अलग अलग पिलर्स है, उसमें भारत के क्या क्या रैंकिंग्स है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या जो है इंस्टीट्यूट्स हो, या आप कह लीजिए ह्यूमन रिसर्च एंड कैपिटल हो, तो वहाँ प्रत्येक परिमाण में भारत की क्या परिस्थिति है, वो यहाँ हमें तीसरे चरण में देखना है। चौथे चरण में की एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर इंडिया, ऐसा क्षेत्र जो कि भारत के लिए या भारत के सुधार के लिए जो है वहाँ कोई जगह है, भारत सुधार कर सकता है, उस सुधार से भारत को मदद मिल सकती है, सॉरी। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ समझेंगे। और आखिरी में वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया, यानी कि भारत के लिए आगे की राह। तो ये पूरा चैप्टर यह 4-5 बिंदुओं में समाहित है। यह 2 बिंदुओं को हम लोग एक साथ देखेंगे, बाकी के बिंदु निजी रूप से एक एक करके व्यक्तिगत रूप से देखेंगे, जिनमें काफ़ी सारी माहितियाँ, काफ़ी सारे ग्राफ्स जो कि हमें इकोनॉमिक सर्वे से ही मिले हैं, उनका मैं यहाँ उपयोग करूँगा, ताकि समझने में थोड़ी आसानी रहे, मुझे समझने में आसानी रहे और आपको समझने में आसानी रहे। तो देखेंगे, सबसे प्रथम हमें देखना है लिटरेचर इनोवेशन ऑन R&D एंड ग्रोथ। देखिए, जो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पूछा कि वाई इनोवेशन मैटर्स फॉर ग्रोथ, तो इसका जवाब यहाँ है। देखिए, आधुनिक काल में जब से मानव जो है वो आर्थिक वृद्धि करने लगा, आर्थिक विकास के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने लगा, तब से उसने टेक्नोलॉजी को बहुत ही माना है, या एक अलग रूप से कहे तो टेक्नोलॉजी के साथ ही लगभग मानव की वृद्धि हुई है, या जब जब टेक्नोलॉजी की वृद्धि हुई है तब तब मानव की वृद्धि हुई है। मगर फिर भी 1950 तक, 1960 तक इनोवेशन, या आप कह लीजिए कि टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस है, टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है, वो वृद्धि का भाग जरूर रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई शंका नहीं है। मगर 1990 आते आते, 2000 का दशक आते आते, 21वीं सदी जब से शुरू हुई, तब से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक की डिटर्मिनेंट बन गया है। वो पहले एक भाग था, अब वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्धारक बन गया है कि अगर आपके वहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है तो आपकी वृद्धि होगी, अगर नहीं है तो आपकी वृद्धि नहीं होगी। मगर 1950-60s में ऐसा नहीं होता था। 1960s-50s में इट वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट इट वॉज नॉट अ की डिटर्मिनेंट। मगर जैसे जैसे समय में एडवांसमेंट आया, समय में विकास आया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना महत्वपूर्ण हो गया कि आज ग्रोथ का पर्याय, ग्रोथ का सिनोनिम जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बन गया है। उसका जो जिक्र है हम लोग यहाँ इस बॉक्स में देख सकते हैं। देखिए, यहाँ सोलो मॉडल नामक एक मॉडल था जो कि 1956 में एक स्टडी जो है उन्होंने की थी कि ग्रोथ के लिए कौन कौन से जो फैक्टर्स है, जो परिमाण है, वो जिम्मेदार है। उनके द्वारा कहा गया कि सबसे पहले तो सेविंग्स, पॉपुलेशन ग्रोथ, और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ये 3 ऐसे बिंदु है, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि किसी भी राष्ट्र का ग्रोथ करवा सकते हैं, किसी भी राष्ट्र की वृद्धि इन तीनों से निर्णायक है, या ये 3 बिंदु किसी भी राष्ट्र की वृद्धि को, विकास को तय करेंगे। इसमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस वाज वन ऑफ द फैक्टर। बट धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता गया, जैसे जैसे आधुनिकता जो है वो प्रवर्तमान होती गई, तो 1990 तक, ये बात है 1960 की, 1990 तक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बिकेम ए की डिटर्मिनेंट, यानी कि नंबर 1 रिक्वायरमेंट की चीज हो गई, जिसके बिना वृद्धि जो है वो लगभग असंभव है।
फिर धीरे धीरे 1990s से भी समय जो है वो आगे जाने लगा, मॉडर्नाइजेशन और इंटेंस होने लगा। तो 2014 तक, 2014 तक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में भी जो इनोवेशन है, यह इनोवेशन ने महत्व का जो स्थान है वो ग्रहण कर लिया वृद्धि की प्रक्रिया में। सबसे पहले वृद्धि होती थी, मगर एक डिटर्मिनेंट था, एक फैक्टर था टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का। फिर धीरे धीरे समय में आधुनिकता आई, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बिकेम ए की डिटर्मिनेंट फॉर ए ग्रोथ ऑफ ए इकोनॉमी। फिर धीरे धीरे समय में और आधुनिकता आई, तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में भी जो इनोवेशन है, इट बिकेम ए चीफ ड्राइवर, इट बिकेम ए की डिटर्मिनेंट। तो ये पूरी टाइमलाइन है जो कि हमें समझनी थी, जो हमें काफ़ी सारे लिटरेचर से पता चलती है, काफ़ी सारे रिसर्च पेपर, काफ़ी सारे वाइट पेपर्स, काफ़ी सारे आप कह लीजिए रिपोर्ट्स, ठीक है। इन सारी चीज़ों की मदद से हम लोग ये निष्कर्ष तक पहुँचे हैं कि ऐसे ऐसे पूरी जो टाइमलाइन है वो मात्र एक डिटर्मिनेंट से एक मेजर चीफ की डिटर्मिनेंट बनने में कैसे जो है 50-60 वर्षों का समय लगा, जो चर्चा हमने यहाँ करी है। तो समझना है कि इनोवेशन आज ग्रोथ के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए एक आधारभूत चीज है, एक आधारभूत वस्तु है। भारत की दृष्टि से देखें तो भारत धीरे धीरे ग्रेजुअली इसमें अपना प्रदर्शन जो है वो सुधार रहा है, मगर फिर भी काफ़ी फील्ड में काम करना बाकी है। और भारत का अगर रिलेटिव जो है कंपैरिजन करें किसी भी राष्ट्र के साथ, तो भारत बहुत ही पीछे है। भारत को काफ़ी सारे क्षेत्रों में काम करना है और अपना जो कद है इनोवेशन की इस दुनिया में वो आगे बढ़ाना है। 2014 में एक रिसर्च हुई और उस रिसर्च के मुताबिक ऐसा कहा गया कि अगर आपका जो एक्सपेंडिचर है, R&D के लिए एक्सपेंडिचर ऑन R&D, अगर वो आप 10% बढ़ाएंगे, इफ यू विल इंक्रीज 10% एक्सपेंडिचर ऑन R&D, देन योर GDP ग्रोथ रेट could increase up to 1.1 to 1.4%। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि कैसे एक्सपेंडिचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बढ़ाने से, इनोवेशन को प्रमोट करने से, रिसर्च एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने से आपका GDP जो है वो भी इंक्रीज होगा, और ये बहुत ही सकारात्मक बात है। तो यहाँ समय के चलते 2014 तक ऐसा सिद्ध हो चुका है, ऐसा प्रतिपादित हो चुका है, और इसके काफ़ी सारे हमें लिटरेचर भी यहाँ, एकेडमिक लिटरेचर भी मिलते हैं जिनमें से हमारे सर्वे ने रेफरेंस लिया हो, ठीक है। तो यहाँ वे सब कहते हैं कि इनोवेशन जो है राइट नाउ इट इज़ अ की ड्राइवर फॉर द ग्रोथ ऑफ योर इकोनॉमी, इट कैन बी अ ग्रोथ इंजन ऑफ योर इकोनॉमी। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है कि इनोवेशन जो है वो वृद्धि के लिए या विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। अब दूसरे प्रश्न की बात करें तो यहाँ देखना है हाउ डज इंडिया परफॉर्म ऑन इनोवेशन, जिसका जिक्र मैंने किया कि यह नाप लेने के लिए कौन सा देश कितना इनोवेशन में आगे है, कहाँ है, उसकी स्थिति क्या है, वो डिटरमाइन करने के लिए एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म प्रवर्तमान है जिसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, GII, जो कि 3 संस्थाओं के द्वारा साझा रूप से वो सार्वजनिक किया जाता है। सारे देश उसमें से सीख लेते हैं, उसको नोटिस करते हैं, उसे ओबे करते हैं, और उसी जो है रिपोर्ट के तहत कैसे आगे अपना स्थान जो है वो सुधार सके, उसकी जो है एफर्ट्स लेते हैं या उसके लिए कदम उठाते हैं। यहाँ देखना है कि प्रथम बार GII जब से शुरू हुआ तब से प्रथम बार भारत 50 प्रथम जो कंट्रीज है उनमें भारत ने स्थान प्राप्त किया, और वो स्थान है 48। ये ऐसा प्रथम बार हुआ है कि GII के शुरू होने से, GII जब से इनिशिएट हुआ तब से आज दिन तक भारत इतना अच्छा प्रदर्शन कभी कर ही नहीं पाया कि उसका रैंक 50 रैंक से अंदर है। मगर 2020 में ये प्रथम बार
ये घटना घटी है। तो अपने आप में हम लोग कह सकते हैं कि भारत इस दिशा में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, मगर फिर भी काफ़ी सारे ऐसे जो सेक्टर्स है जहां भारत को अभी भी काम करना है। अब देखिए ज़रा, यह India ranks 48th among 131 countries in terms of its innovation performance as measured using the Global Innovation Index 2020, which is a further subdivided into Innovation Output Index and Innovation Input Sub Index। देखिए यहाँ 48 तो GII इंडेक्स है। अभी GII के दो भाग है, जिसमें से एक है आउटपुट इंडेक्स या आउटपुट सब इंडेक्स कह लीजिए, एक है इनपुट। इसके अलग अलग परिमाण हैं, ठीक है। आउटपुट के भी अलग परिमाण है, इनपुट के भी अलग परिमाण है। तो सारे परिमाणों को अगर हम मिला लें तो कुल ऐसे 80 इंडिकेटर्स, 80 इंडिकेटर्स, जिसके ऊपर से तय होता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। कुल 80 है। सारों को हमें यहाँ नहीं देखना है, मात्र और मात्र जो महत्वपूर्ण है उनको ही समझना है। तो यहाँ आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में रैंक है हमारा 45th, और इनपुट की बात करें तो रैंक है हमारा 57th, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि इनपुट में हमारा प्रदर्शन अभी भी खराब है और आउटपुट में थोड़ा सा हमारा प्रदर्शन सुधर रहा है, जो आगे और सुधरना चाहिए। तो ये बात रही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, उसमें भारत के परफॉर्मेंस की। अब ग्लोबल जो इनोवेशन इंडेक्स है उसके बारे में अगर देखें तो यहाँ कुछ एक माहितियाँ दी गई है जो कि हमारे परीक्षा संबंधी हो, महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इट इज एग्जाम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ क्विकली इसे देख लेते हैं। GII is co-published by Cornell University, INSEAD and World Intellectual Property Organization WIPO, a organization working with UN या स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN आप कह सकते हैं। यहाँ जो INSEAD है ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि नॉन प्रॉफिट है, और ट्रांसकॉन्टिनेंटल इसकी प्रेजेंस है। अलग अलग 4 या 5 कॉन्टिनेंट में ये जो है प्रेजेंट है। तो इनके द्वारा ये इंडेक्स पूरा कैलकुलेट होता है, सार्वजनिक भी इनके द्वारा ही किया जाता है। अगर यहाँ फ्रेमवर्क की बात करें तो हमारे सामने फ्रेमवर्क भी मौजूद है इस पर्टिकुलर इंडेक्स का। देखिए यहाँ ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसके दो भाग है। यह आउटपुट जिसमें हम लोग 45th रैंक के ऊपर है, और यहाँ ये है इनपुट जिसमें हम लोग 57th रैंक के ऊपर है। यहाँ हमारा प्रदर्शन थोड़ा और खराब है इन कंपैरिजन टू आउटपुट इंडेक्स। आउटपुट के फर्दर दो परिमाण है, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट एंड क्रिएटिव आउटपुट। नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट में भी नॉलेज क्रिएशन, नॉलेज इंपैक्ट, नॉलेज कंक्लूजन। वहीं क्रिएटिव इनपुट में भी इंटेंजिबल एसेट्स, क्रिएटिव गुड्स एंड सर्विसेज, ऑनलाइन क्रिएटिविटी, ठीक है। और वहीं अगर इनपुट इंडेक्स की बात करें तो इंस्टीट्यूशन है जिसमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट का समावेशन होता है। ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च जिसमें एजुकेशन है, टर्शियरी एजुकेशन है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इसका समावेशन होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हो, जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी हो, ये सारी चीज़ों का इंक्लूजन यहाँ होता है। मार्केट सोफिस्टिकेशन जिसमें क्रेडिट है, इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ों की गिनती मार्केट सोफिस्टिकेशन में। और आखिरी में बिजनेस सोफिस्टिकेशन जिसमें नॉलेज एब्सॉर्प्शन इत्यादि चीज़ों का समावेशन यहाँ होता है। तो ये इस प्रकार से कुछ GII जो है वो कैलकुलेट होता है और सार्वजनिक किया जाता है। याद रखने हैं GII के दो सब इंडेक्सेस, आउटपुट, इनपुट। आउटपुट के दो सब, नॉलेज वाला और क्रिएटिविटी वाला, और इनपुट के कुल 6 या 7 है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स एंड कैपिटल आ जाएगा, बिजनेस सोफिस्टिकेशन आ जाएगा, मार्केट सोफिस्टिकेशन आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमें याद रखना है और इस तरह कैलकुलेट होकर पूरा जो रैंकिंग है वो सार्वजनिक होता है, जिनमें भारत का स्थान भी हमें मालूम पड़ता है। तो ये बात रही हाउ डज इंडिया परफॉर्म। आगे अगर रीजन वाइज देखें, ज्योग्राफिकल रीजन वाइज, तो भारत अपने रीजन में सबसे प्रथम है। सेंट्रल एंड साउथ एशिया में भारत जो है वो प्रथम है। देखेंगे कैसे, यहाँ अलग अलग रीजन दिए हुए हैं। नॉर्थ अमेरिका दिया हुआ है,
फिर हमें यूरोप दिया हुआ है, फिर साउथ ईस्ट एशिया एंड ओशनिया का रीजन दिया हुआ है, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्टर्न अफ्रीका, सब सहारन, सेंट्रल साउथर्न एशिया, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन। तो हमारा यह एरिया है जिसमें भारत प्रथम पायदान पर है, दूसरा है ईरान और तीसरा है कजाकिस्तान। ठीक है, अपने रीजन में। एशिया की बात करें तो भारत थोड़ा पीछे चला जाएगा, विश्व की बात करें तो भारत थोड़ा और पीछे चला जाएगा और 48 क्रम के ऊपर आ जाएगा, मगर अगर रीजन की दृष्टि से देखें तो नंबर 1। तो इस तरह हम लोग भारत का जो परफॉर्मेंस है वो यहां से नाप सकते हैं, देख सकते हैं। ये सारी फुटेजेस, ये सारी इमेजेस जो है वे इकोनॉमिक सर्वे में ही दी हुई है और बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही माइन्यूटली यहाँ समझने का प्रयास किया है। ये तो हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं, तो मैं आपको सीधा इसका निष्कर्ष ही बताता हूँ, मगर यहाँ यह सारी चीज़ों को समझना वो अपने आप में एक बहुत ही जो है अच्छी बात है। आप भी समझ सकते हैं, मगर समय संसाधन जो है वे अक्सर कम होते हैं हमारे पास, तो इसीलिए आपका जो काम है वो मैं कर दूंगा। आपके लिए मैं चीज़ों को आसान बना दूंगा, मात्र और मात्र आपको याद ही रखना है, मुझे सुनना है। साथ ही में यहाँ इनोवेशन परफॉर्मेंस बाय इनकम लेवल भी दिया हुआ है। इनकम लेवल देखिए अलग अलग, जैसे हमें मालूम है कि अलग अलग देश जो होते हैं वे आर्थिक दृष्टि से असमान होते हैं। कुछ एक देशों की आय ज्यादा होती है, कुछ देशों की आय जो है वो कम होती है। इसमें भारत की बात करें तो भारत यहाँ है लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में, ये हमें याद रखना है, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप। हम लोग मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं, मगर मिडिल में भी लोअर नहीं कि अपर मिडिल में। तो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में भारत निहित है, भारत उसमें समाहित है, जिसमें सबसे प्रथम है वियतनाम, फिर उसके बाद यूक्रेन है, यहाँ तीसरा ये हमारा भारत है, फिर उसके बाद फिलीपींस है, रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवो है, काफ़ी सारे देश है जो कि इसी जो है कैटेगरी में फॉल करते हैं, लोअर मिडिल इनकम नेशंस। फिर अगर अलग अलग पिलर्स देखें इनपुट इंडेक्स के, जो जीआईए का एक सब इंडेक्स है जिसमें हमने 5-6 जो है अलग अलग सब टॉपिक्स देखे, तो उसमें व्यक्तिगत रूप से अगर भारत का रैंक देखें तो नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट में भारत का रैंक है 27, मार्केट सोफिस्टिकेशन में भारत का रैंक 31। पूरा जो इंडेक्स है ये ओवरऑल है, जिसमें हम लोग 48th रैंक के ऊपर है। सबसे प्रथम बार ये घटना हुई 50 रैंक के अंदर हम लोग आए हैं। फिर बाद में बिजनेस सोफिस्टिकेशन है जिसमें 55th रैंक, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च जिसमें 60th रैंक, इंस्टीट्यूशंस में 61st रैंक, क्रिएटिव आउटपुट में 64 और इंफ्रास्ट्रक्चर में 75। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारा बहुत ही खराब है, बहुत ही कम है, तो और इसलिए हमारा रैंक जो है वो भी काफ़ी पीछे है। तो ये अलग अलग परिमाण है जिसमें भारत के रैंक यहाँ दिए हुए हैं। ये ओवरऑल है, बाकी के अन्य इंडिविजुअल क्षेत्रवार है इनपुट इंडेक्स के। तो ये भारत की कुछ जो है परफॉर्मेंस है। अब आगे देखें तो यहाँ हमें चाइना का रेफरेंस लेना ज़रूरी है, क्योंकि इनोवेशन में चाइना जो है वो कहीं भी नहीं था, मगर अचानक से वो इस जंग में आ गया और जंग में जो है विजय के बहुत ही करीब भी पहुंच गया है। ठीक है, तो देखेंगे कि कैसे चीन ने यह रणनीति बनाई और भारत इसमें से क्या सीख ले सकता है। इन जनवरी 2006 चाइना इनिशिएटेड a 15-year medium to long term plan for the development of science and technology। yes, 2006 में चीन ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अपने राष्ट्र में एक प्रकार से महत्व प्रदान करने के लिए एक रणनीति बनाई, और यह रणनीति का नाम रखा मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट बिकेम एन innovation oriented society by the year 2020 and a world leader in science and tech by 2024। yes, 2006 में इन्होंने उद्देश्य रखे 2050 में यह एक इनोवेशन ओरिएंटेड सोसाइटी का निर्माण करेगी पूरे चीन में, और 2050 तक यह निर्णायक भूमिका में, नायक की भूमिका में आ जाएगी पूरे विश्व में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बाबत में, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बाबत में। Medium to long term plan, a snapshot, a duration 15 years from 2006
to 2020 goals China to become an innovation oriented society, a world leader in science and tech by 2050, developing capabilities for indigenous innovation and to leapfrog into a leading position in new science based industry. Yes, developing capability for indigenous innovation. अपने यहाँ देसी जो देसी नवीनता है या नवीनीकरण है उसको बढ़ावा देना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, फंड रेज करना, फंड जो स्पेंड करना, तब जाकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होगी, उसमें से फ्रूटफुल रिजल्ट्स हमें मिल पाएंगे. टारगेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन R&D as a percentage of GDP to increase from 1.35% in 2005 to 2.5% in या बाई 2020, यानी कि अपने जीडीपी का 2.5% जो पैसा है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाएंगे, इनोवेशन में लगाएंगे. रेज कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट टू मोर देन 60%. यस, रेज कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मोर देन 60%, यानी कि जो आज दिन तक जो आर्थिक वृद्धि होती थी उसमें जो उनके जो कारक थे उसमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होना चाहिए और वो भी 60% तक होना चाहिए. बहुत ही बड़ा टारगेट है. लिमिट डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी टू नॉट मोर देन 30%, यानी कि इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी को ही बढ़ावा देना है, उसे ही मान्य रखना है, उससे ही रिकॉग्निशन देना है. चाइना टू बिकम वन ऑफ द टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन द नंबर ऑफ इन्वेंशन पैटर्न्स ग्रांटेड टू चाइनीज सिटीजन. China authored scientific papers to become among the world's most cited. Yes, तो कुछ इस तरह चीन ने अपना जो उद्देश्य था वो प्राप्त करने की कोशिश की और इनफैक्ट वो अपने विजय से, अपने उद्देश्य प्राप्ति से बहुत ही करीब है. अब यहाँ एक प्रतीकात्मक भारत व चीन का एक प्रतीकात्मक रिलेटिव ग्राफ दिया हुआ है, बार ग्राफ है. वैसे तो भारत और चीन की प्रति क्षेत्र में यहाँ तुलना दी गई है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में, प्रति क्षेत्र में. ठीक है, तो लगभग ऐसे 10 से 12 ग्राफ से जो कि भारत और चाइना की ही बात करते हैं, मगर यहाँ सारी चीज़ों को देखना वो एक प्रकार से हमारे लिए वायबल नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ओवरव्यू की बात करते हैं. हाँ, जिनका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है वो ज़रूर देखें, वो एक ग्राफ को समझे, भारत की परिस्थिति समझे, चीन की परिस्थिति समझे, मगर यहाँ हमें मात्र और मात्र एक ओवरव्यू लेना है और ये ओवरव्यू के लिए एक ग्राफ जो है वो इनफ है, जिसको देखेंगे. देखिए 2013 से 2020 का यहाँ जो है हमें पूरी समय रेखा दी हुई है, एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर ये रैंक दिया हुआ है. तो हम पहले से चीन जो है उससे पीछे ही चलते आए हैं. ठीक है, चीन पहले से आगे रहा रैंक में, इनोवेशन में चीन आगे है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चीन आगे है, एक्सपेंडिचर में आगे है. हम लोग प्रति वर्ष थोड़ा थोड़ा बढ़ावा कर रहे हैं, मगर ओवरऑल जो है चीन के पीछे है. देखिए 2013 में भारत 66वें रैंक पे ऊपर था, तब चीन 35 के रैंक के ऊपर था. 2014 में 76 रैंक के ऊपर भारत है, चीन जो है वो 29 रैंक के ऊपर है. सीधा आ जाइए 2020 में भारत 48 रैंक के ऊपर आया, यानी कि थोड़ी इंप्रूवमेंट करी, तो चीन ने भी थोड़ी इंप्रूवमेंट करी. हालांकि 2019 से नहीं करी मगर 18 से जरूर करी और वो 14th रैंक के ऊपर है. ठीक है, तो यहां से सुनिश्चित होता है कि चीन जो है वो कितना इनोवेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत से आगे है. तो ये ग्राफ था एक रिलेटिव व्यू पॉइंट के लिए. अब यहाँ हमें देखना है भारत में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो परिस्थिति है वो कैसी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्सनल कितने हैं, रिसर्चर्स कितने हैं, तो उसको लेकर यहाँ हमारे सामने एक ग्राफ है. देखिए यहाँ 2 अलग अलग ग्राफ है आपको जो दृश्यमान है, दोनों को देखना है, दोनों का खाली आइडिया ही लेना है. यह जो प्रथम ग्राफ है उसमें दर्शाया गया है कि पर मिलियन भारत में कितने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्सनल्स पाए जाते हैं. तो पर मिलियन 408.81 व्यक्ति है प्रति 1 मिलियन. 10 लाख व्यक्ति में 500 व्यक्ति R&D पर्सनल है, ये थोड़ा बढ़ना चाहिए. वहीं यहाँ हमें अनुपात दिया हुआ है R&D पर्सनल पर 1000 लेबर फोर्स, तो यहाँ R&D पर्सनल पर 1000 लेबर फोर्स मात्र और मात्र 1.13 है.
ऐसा ही रिसर्चर का यहाँ नाप दिया हुआ है कि पर मिलियन भारत में मात्र और मात्र 252.70 रिसर्चर है 1 मिलियन जनसंख्या के सामने। 252, जो कि बढ़ना चाहिए, और वहीं उसका जो अनुपात है पर 1000 लेबर फोर्स वो है मात्र 0.70, ये भी बढ़ना चाहिए। तो ये परिस्थिति है आज भारत की कुल जनसंख्या में रिसर्चर्स की और R&D पर्सोनल की। अभी यहाँ अगर देखें सेक्टरल, अगर जो है हमें व्यू पॉइंट लेना है तो यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर है, वहीं यहाँ भी गवर्नमेंट और बिजनेस सेक्टर है। तो देखिए ये R&D की बात है, R&D पर्सोनल्स, और यहाँ रिसर्चर्स। तो देखिए रिसर्चर्स और R&D पर्सनल्स दोनों में गवर्नमेंट सेक्टर का योगदान अधिक है। R&D पर्सनल में 36% गवर्नमेंट के हैं, रिसर्चर्स जो है वह 23% गवर्नमेंट के हैं, जो कि सबसे अधिक है टॉप 10 इकोनॉमीज में। यहाँ टॉप 10 इकोनॉमीज दी गई है। इनमें से अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि सबसे बड़ी 10 अर्थव्यवस्थाओं में R&D के पीछे सरकार जो है वो कौन से देश में ज़्यादा से ज़्यादा जो है संसाधन या मानव संसाधन को लगाती है, तो यहाँ इसका उत्तर भारत आएगा, क्योंकि दोनों में रिसर्चर हो या R&D पर्सनल हो, दोनों में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। बिजनेस सेक्टर की बात करें तो R&D पर्सनल है मात्र 30, वहीं रिसर्चर्स है वो है मात्र 34। अन्यथा दूसरे देशों में बिजनेस सेक्टर का जो योगदान है वो ज्यादा है, वो यहाँ में दृश्यमान है। देखिए 78, 68, 64, इरिलेटिव ऑफ विच कंट्री, हमें मालूम है कि अलग कंट्री है, तो हम लोग मात्र और मात्र इसे एक एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। तो भारत में गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन रिसर्च, और अलग देशों में, समृद्ध देशों में बिजनेस, प्राइवेट एंटिटी इज इन्वॉल्व इन इंटेंस रिसर्च, और इसीलिए उनको फ्रूटफुल जो रिजल्ट्स है वो मिलने लगे, हमें यहाँ अभी मिलने बाकी है, क्योंकि गवर्नमेंट है, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, लिमिटेड उसकी क्षमता होती है। तो ये सारे काफ़ी कारण है, और इसीलिए यहाँ इस चैप्टर में प्राइवेट एंटिटीज़ को यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बुलाया गया है, उनको आवकारा गया है। अब पेटेंट्स की बात करें कि पूरे वर्ष में कितने पेटेंट्स जो है वो कौन से देश के द्वारा रजिस्टर किए जाते हैं, तो यहाँ उसका एक हमारे पास एक अंदाजा है बड़ा बड़ा, जिसके तहत यहाँ जो रेड पोर्शन है वो कहता है नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि NRI, और जो ब्लू है वो कहता है रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए भारत की बात करें तो कुल 64 ऐसे NRIs है जो कि पेटेंट के लिए जो रजिस्टर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, और मात्र 36 ही भारतीय रहवासी है। ये भारतीय जरूर है मगर भारत के बाहर रहते हैं, भारत में निवास नहीं करते। यहाँ 36 लोग जो है वो भारत में निवास करने वाले हैं। ये सारे देशों का लेखा जोखा है। USA में 46 रहने वाले पेटेंट एप्लीकेशन करते हैं, 54 नहीं रहने वाले। चीन वाले 89 रहने वाले, और 11 ही चीनी ही मगर बाहर रहने वाले जो कि पेटेंट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। ऐसा ही जापान है, जर्मनी है, भारत का हमने देखा, UK है, फ्रांस है, सारे देश है। तो ये भारत का एक प्रकार से प्रदर्शन है पेटेंट रजिस्ट्रेशन में या पेटेंट एप्लीकेशन में। अब है बात ट्रेडमार्क एप्लीकेशन की। यहाँ भी सेम रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। भारत की बात करें तो भारत में 100 में से 92% लोग, या भारत की 100 एप्लीकेशन जो है ट्रेडमार्क की, उसमें से 92% लोग भारत में ही रहते हैं। 8% है वो NRI है, बाहर रहते हैं, मूल भारत के हैं मगर रहते हैं बाहर। तो ये भारत का लेखा जोखा है। यहाँ भी अन्य देशों का दिया हुआ है। USA 71-29 है, चीन जो है वो 95-5 है, जापान 79-21 है, ठीक है, 79 घर में रहने वाले, बाकी के बाहरी जापानी। तो ऐसा कुछ हमारा जो है वो प्रदर्शन है। अब यह आखिरी टेबल है इस लेक्चर का, और इस टेबल में हमें समझना है कि कैसे भारत के लिए आगे का रास्ता है, भारत के लिए आगे की राह क्या है, यहाँ ही हमें दृश्यमान है। देखिए ये की एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है हमारे, और यहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, यानी कि वे फॉरवर्ड है।
देखिए यहाँ अगर इनपुट पिलर एंड पोटेंसी ऑफ एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट अगर देखेंगे तो यहाँ हमें कुछ देखना नहीं है, ये मात्र और मात्र सब डिवीजन है या सब फैक्टर है जो हमने देखे थे। उसमें से एक है इंस्टीट्यूशन, दूसरा है बिजनेस सोफिस्टिकेशन। इंस्टीट्यूशन में हम लोग क्या रेफर कर सकते हैं, ईज ऑफ सॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस। वहीं जो हमारा ईओडीबी है वो या ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस है वो हो गया है 105, पॉलिटिकल एंड ऑपरेशनल स्टेबिलिटी 83 हुई है, यानी कि ये सारे सुधार है। वहीं बिजनेस सोफिस्टिकेशन में देखें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पेमेंट एज परसेंट ऑफ टोटल ट्रेड 27% है, ये सारे सुधार हमें करने हैं और वहीं ये सुधार हमने किए हैं, आगे भी यह सुधारों को हम लोग कायम रख सकते हैं। भारत की जो स्थिति है इनोवेशन में उसको हम लोग सुधार सकते हैं, तो ये उसका लेखा जोखा है पूरा टेबल। तो यही सारी चीज़ें मैं जो देखनी थी, पूरा चैप्टर हमने समझने का प्रयास किया, देखा कैसे इनोवेशन के ऊपर यह पूरा चैप्टर जो है वो केंद्रित था। इनोवेशन में भी हमारी स्थिति सुधर रही है, मगर उसमें भी अभी भी गति चाहिए, अभी ताकत चाहिए, और उसके लिए यहाँ प्राइवेट सेक्टर को सामने आना चाहिए और भारत का जो प्रदर्शन है इनोवेशन की इस दुनिया में उसे बड़ा कर देना चाहिए। आगे चलकर भारत को एक इनोवेशन लीडर बनाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर में, अगले अभ्यास के साथ, अगले विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी।